अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे मुजव्वज़ा आइनी तरमीम जिसको हुकूमत अदालती पैकेज कह रही है उसके ऊपर। इसकी काफ़ी तफसीलात सामने आई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इसके ऊपर बहस की, तज्ज़ियाकारों की राय ली। अभी भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत बैक डाउन नहीं कर रही है। जो इत्तेहादी हैं उसके उनसे भी मुशावरत जारी है। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान खासकर, क्योंकि उनके वोट्स दरकार हैं, उनको मनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कल रात भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए मौलाना के पास, खुद से वहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म से भी मिले बिलावल, और ये तय पाया है कि मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी इत्तफ़ाक़ हुआ है कि जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने सारी की सारी चीज़ें लाई जाएंगी और सबको एक पेज पर लाने के बाद, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा तरमीम को पास करवाने के मरहले पर। बट सवाल इससे बड़ा ये है कि जो तजावीज़ हमारे सामने आई हैं, या फिर वो क्या तजावीज़ हो सकती हैं जिसके ऊपर मुमकिना तौर पर तमाम जो इत्तेहादी हैं, तमाम जमातें हैं, वो मुत्तफ़िक हों। क्या अच्छा है अगर एजेंडा अदालती इस्लाहात ही हैं? ये अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ज़रा हमने सवाल रखा है आज, और उनकी इनपुट लेते हैं, ना सिर्फ मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में से, बल्कि वो क्या समझते हैं, मज़ीद क्या मंदरजात कुछ अगर ऐड किए जा सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं तो क्या क्या हो। क्या ऐसी तरमीम है जो बेहतर या ज़रूरी हैं, और फिर इत्तफ़ाक़ राय कैसे पैदा किया जा सकता है। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा, ये जो मुसव्विदा है या ये जो मुजव्वज़ा तरामीम है, इनमें से आपके ख़्याल में या आपको वो कौन सी तरामीम है जो अच्छी लगी, या फिर किन में आपको लगता है बेहतरी की ज़रूरत है? शुक्रिया अलीना। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आइनी तरमीम या जो आइनी पैकेज का नाम दिया गया है, इसका जो बुनियादी एक सेंट्रल जो मैं समझता हूँ कि जो आइडिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हवाले से। इस हवाले से मुतालबा ये आज से नहीं है। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जा रहा था तो उस टाइम भी ये डिमांड की गई थी कि बजाय इसके कि एक हाई कोर्ट बनाने के एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए, और उसके ये जो जितने भी आइनी जो मामलात होते हैं, जो पॉलिटिकल नौइयत के केसेस होते हैं, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो। तब से ये डिबेट चली आ रही थी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अदवार में मुख्तलिफ ये देते रहे इसके हक़ में कि ये होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि इसमें जो आम साइलिन हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनके केसेस साल हर साल लग जाते हैं, इवन पेशियाँ नहीं होती, उनकी हेयरिंग नहीं होती। तो ये एक बुनियादी जो मकसद और जो मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल थीम है इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज उसका है। बाकी सारी जितनी भी तरामीम है उससे ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनाना है तो काफ़ी सारे जो आइन के आर्टिकल्स हैं उसमें वैसे ही ट्वीकिंग करनी होगी या उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मेन ज़रूरत भी है, और इस हवाले से जो मुख्तलिफ इसके जो खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं वो भी मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड हैं। लेकिन अगर उसका दो तीन अगर इसके पॉइंट इस तरह का वो देख लिया जाए, पहला तो ये कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस किया जा रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए, और फिर उसका ये कि पॉलिटिकल नौइयत के इमरान खान को शायद ये मुकदमात ये वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए वो किया जा रहा है या इस तरह का। देखें, ये रिप्लेसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। रिप्लेसमेंट तब होती कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो उसको अबंडन कर दिया जाता, उसको ख़त्म कर दिया जाता, तो फिर ये एक रिप्लेसमेंट इसको कह सकते थे। ये तो एक और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह के ऊपर वो कायम रहेगी, उसका बाकी जिस तरह का भी आइन में एक वो है दिया हुआ है वो भी कायम रहेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मैं समझता हूँ कि जो एक ये ज़रूरत भी थी, और फिर इसमें जो एक और भी जो एक एतराज़ ये उठाया जाता है कि इसके जो आइनी तरमीम थी उसके ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न्स जो है वो नहीं बताए गए, और इसके साथ साथ जो बाकी के ये जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस की होगी वो एक इंतज़ामिया करेगी इस हवाले से। देखें, ये इसमें भी अगर ये ऑब्जेक्टिव्स और रीजनिंग की बात की जाए तो जो कौमी असम्बली में या जो पार्लियामेंट है उसमें जितने भी बिल्स की सूरत में जब टेबल होते हैं उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस जो है वो अगर ऑर्डिनेंस होगा तो उसके शुरू में वो दिया होता है, अगर वो बिल होगा तो वो उसके एंड पे वो दिया होता है। जब ये फाइनल फॉर्म में असम्बली के ऊपर टेबल होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस, ताकि ये सारा जब
बहस होती है असम्बली के अंदर किसी भी एक एक क्लॉज वाइज, तो वो उसके ऊपर तब वो किया जाता है। ये तो एक रफ ड्राफ्ट है कि जो हुकूमत तो अजीब बाद में देगी या वजाहत इसकी बाद में देगी ना। आपको क्यों इस वक्त जरूरी लगता है नंबर 1 आईनी अदालत का कयाम, नंबर 2 जो आपने चीफ जस्टिस की तैनाती भी इंतजामिया के अंडर करने को सपोर्ट करें आप? तो देखें, ये वन टाइम के लिए, ये चीफ जस्टिस का ये हमेशा के लिए नहीं है। जो वन टाइम है वो पहली दफ़ा हमेशा से कोई अगर वो किया जाता है तो उसके लिए एक इंतज़ामिया का, वो भी पार्लियामेंट की कंसल्टेशन और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट वो करेगा। उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन से ही तैनाती होगी। ये उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि उसके बाद ये फर्स्ट टाइम के बाद ये जो जुडिशल कमीशन है वो उसकी होगी। दूसरा मैं समझता हूँ जो एक अहम तरमीम है वो आर्टिकल 175(2) में है। देखें, जो 18वीं तरमीम जब ये पास की गई थी उसमें जो जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार एक तय किया गया था कि जो पार्लिमानी कमेटी के पास जुडिशल कमीशन से नाम आएंगे, उसके बाद 3/4 अगर पार्लिमानी कमेटी, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत के या जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उसके अरकान होते हैं, उसमें अपोजिशन के भी अरकान होते हैं, वो 3/4 से अगर उसको रद्द कर देते हैं या उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाते हैं तो फिर वो मामला जाएगा दोबारा जुडिशल कमीशन में और उसको भी जो है ये रिकंसीडर किया जाएगा। ये नहीं होगा कि उसको रद्द कर दिया गया पार्लिमानी जो कमेटी है उसकी उस बिहाफ के ऊपर। तो ये एक ज़रूरी था कि जो पार्लियामेंट एक अवाम का नुमाइंदा, जो 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसके पास भी ये अख्तियारात वो होने चाहिए। पहले 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आता था पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर के ऊपर। जब ये मामला 18वीं तरमीम के बाद पहली दफ़ा आया था, लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर हुसैन भट्टी, उनकी तैनाती पार्लिमानी कमेटी ने 3/4 से रद्द कर दी थी। तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये, उस दिन मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पार्लियामेंट के जो माथे के ऊपर पिस्तौल रख के या कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के उन्होंने ये 18वीं तरमीम को वो कर दिया था, रिपील करवा के, ये जो जजेस की तैनाती वाला या पार्लिमानी कमेटी वाला। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था ये 175A में भी तरमीम का कि पार्लिमान को भी एक बहरहाल मौसर किरदार अदा इस हवाले से उसका होना चाहिए। अब ये अगर इसको मर्ज कर दिया जाता है और जम करके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बजाय इसके कि 2-2 दफा उसके ऊपर किया जाए और पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा मिलके जुडिशरी भी, उसमें जो बार्स हैं वो भी, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और पार्लिमान भी अगर अपनी मुत्तफिका कोई इनपुट दे के कोई जजेस को वो करते हैं तैनात करने के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी जो तरमीम है ताकि इसमें पार्लियामेंट का जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं उनका भी एक किरदार और रोल सामने आ जाएगा। तीसरा जो है, देखें, कमेटी नहीं बल्कि उसके अंदर ऐड होने चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? नहीं, देखें, ये अब जम हो जाएगा जुडिशल कमीशन में कि पहले जब जुडिशल कमीशन में था कि 4 जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस उसकी सरबराह होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर ये होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और उसके साथ जो है जो बार का एक नुमाइंदा होता है। पहले ये था जुडिशल कमीशन की हैयत, वो नाम भेजते थे आगे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस का काम करता था, वो उसमें बैठ के वो एक अपनी मोहर दे देते थे और फिर आगे प्रेसिडेंट के पास चला जाता। अब ये इसमें किया जा रहा है कि जो ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के उसमें जो पार्लियामेंट के मेंबरान होंगे उसमें सिर्फ ये नहीं कि ट्रेजरी के होंगे, अपोजिशन के भी एक उस होंगे मेंबरान होंगे, वो मिल बैठ के एक ही दफ़ा जो है वो सारे जो कोई भी नाम आएगा, जो 3 नाम होंगे उसमें से कोई वो करके जजेस की तैनाती के लिए वो किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी वो जो तरमीम है। फिर तीसरा जो सबसे अहम मैं समझता हूँ वो, देखें, जो आइन बनाने का जो एक अख्तियार है वो पार्लिमान के पास है। हमने ये देखा रिसेंटली जो पंजाब असम्बली की वो थी, उस पर जजमेंट इन्होंने 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रीराइट कर दिया था आर्टिकल 63A का, उसको भी एक्सप्लेनेशन ऐड करके जो पार्लियामेंट का हक है वो उसको देना चाहिए। और ये जो 63A की एक्सप्लेनेशन में वो किया गया है कि जो डिफेक्शन क्लॉज वाले पे कि उनका वोट भी जो ज़ाय हो जाएगा, तो उस पर मेरा ख्याल है कि ये भी ज़रूरी थी। और भी कई तरमीम है जिसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो इसका बुनियादी मकसद था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का है और
ये ज्यादा वो है, मैं समझता हूँ कि जरूरत है। मतलब आपको लग रहा है, देखें ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी अगर ये बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ होता, जो आईनी तरमीम आ रही है। बुनियादी स्ट्रक्चर से मतलब मेरा कि अगर ये जो आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम की बजाय ये सदारती निज़ाम जो है उसका इतलाक कर रहे होते, फिर तो मैं समझता हूँ कि ये इसका जो है वो बुनियादी जो स्ट्रक्चर था वो उसके खिलाफ उन्होंने किया है। ये आईनी तरमीम आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये इस तरह की जो है ये पार्लियामेंट का हक है आइन साजी करना, तो ये उसका मेरा ख्याल है कि ये हम कल भी इसके ऊपर डिबेट और इससे पहले भी जब कर चुके हैं, वो तो किसी ने इससे इनकार ही नहीं किया कि पार्लियामेंट का हक है। एक तो तरीकाकार के ऊपर बात हो रही थी, वो एक सेपरेट इशू, बट अभी जो हमारे सामने तजावीज़ दी गई हैं उसमें तो यकीनन कहीं ना कहीं इस्लाह की, इनपुट की, बहस की ज़रूरत है। और अगर कोई तजावीज़ है तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसके ऊपर, हम उसी सिलसिले को आगे लेके बढ़ रहे हैं। बट आपकी बात से मुझे इस तरह लगा है कि एज सच इसमें बेहतरी हो सकती है, लेकिन आपको अभी गुंजाइश नहीं लग रही। आपको लग रहा है आईनी अदालतें भी ठीक है, 63A में जो वोट को गिनने वाली दोबारा से रखी गई है वो भी अमेंडमेंट ठीक है, और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी ठीक है। रीमा, आप इत्तेफाक करती हैं इन चीजों से एक एक करके? बेहतर है, बाकियों पे गुंजाइश हो सकती है। ठीक है रीमा, आप इत्तेफाक करती हैं या तीनों का एक एक करके अगर जरा जवाब दे दे स्पेसिफिक प्लीज। जी शुक्रिया अलीना, मैं एग्री नहीं करती। कल भी हमने इस पे तफसील से बात की थी। देखिए, जस्ट बिकॉज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के वक्त सियासी जमातें इकट्ठा हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम एक आईनी अदालत बनाएंगे 2006 में, ज़रूरी नहीं है कि तकरीबन 20 साल बाद आप उसी को बेसिस बना के कहें कि क्योंकि हमने तब तय कर लिया था तो अब भी हमने उसी को इम्प्लीमेंट करना है। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें तो कोई डिटेल्स भी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जैक्टली क्या करेगी, उसकी क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, उसकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह होंगी। बहुत ही एक पैराग्राफ सिर्फ था उसमें जिसमें एक ओवरऑल ढांचा सा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। कल भी हमने ये बात की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई किया है, लेजिटिमेसी दी है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का कहना कि हमें एक ऐसी अदालत चाहिए जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम को मिलिट्री रूल से और इस अथॉरिटेरियनिज्म से बचाएगी, इस थिंकिंग में और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जा रही है उसकी थिंकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए थी जो आपको मिलिट्री इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस से बचा सके। जो आपका आईनी जो अदालती निज़ाम था उस वक्त जिसने पीसीओ को लेजिटिमेसी दी, आपने उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि आपको इंडिपेंडेंट जजेस चाहिए जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को रिजेक्ट करेंगे। इस वक्त क्या ज़रूरत है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की? आप 2006 को बुनियाद बना के उसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ठीक था, लेकिन 2024 में जहां पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंक्शनल है, ये कोई क्रिटिसाइज उसको नहीं कर रहा कि वो मिलिट्री के कहने पे फैसले कर रही है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जो पहला उसका टर्म होगा वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में, लगता है अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस ऐसा है कि उसके कंट्रोल में होगी। इसकी क्या जरूरत है? सो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जस्टिफिकेशन सेंस नहीं बनाती। इस वक्त का कॉन्टेक्स्ट और 2006 का कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है। दूसरी बात, वजूहात क्या हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है? अगर पेंडेंसी इशू है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको इसमें मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बेहतरी के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जो हाई कोर्ट से अपील्स आती हैं उसको लिमिट कर सकते हैं। आप मज़ीद और इकदाम ले सकती है सुप्रीम कोर्ट के किस तरह उसने केस मैनेजमेंट करनी है, कि हाई कोर्ट्स में किस तरह केस मैनेजमेंट होनी है, लोअर कोर्ट्स में किस तरह होनी है, कि आप ओवरऑल एक तरीकाकार निज़ाम का अपना बेहतर बनाएं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का मतलब ये है कि आप अपने जुडिशल निज़ाम में एक इस तरह का रैडिकल चेंज ला रहे हैं कि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ निज़ाम बन रहा है। पेंडेंसी का इशू, बहुत सी और चीजें हैं वो तो ट्राई करें, उससे शुरुआत करें। अगर नहीं कुछ होता फिर आप कंसिडर कर सकते हैं बाद में, अगर आपने उसको ट्राई कर लिया। अभी तो कुछ किया ही नहीं। पहला कदम जो पार्लियामान लेना चाह रही है वो है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपेलेट कोर्ट बना दे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को वो सब इख्तियार दे दे जुडिशल रिव्यू के, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के, फंडामेंटल राइट्स की जो पूरे मामलात हैं उस पे। ये बिल्कुल, और तो ये कहना कि सॉरी, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट से भी कम एक पावरफुल इदारा रह जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहेगा उसके तो बाद। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट को एक बेसिक स्केलेटन सिर्फ अपेलेट जुरिस्डिक्शन का उसको आपने रहने दिया है, बाकी हर मामला, बल्कि जो इस वक्त अलीना ये सोचे हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो भी अपील्स, जो भी पिटिशन या जो भी रिव्यूज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड हैं, वो सब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक हाई कोर्ट से भी इंफीरियर एक इदारा रह जाएगा। इसके अलावा हायरार्की भी इस्टेब्लिश कर दी है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी, जो हायरार्की है एक अदालतों की उसमें। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट बरकरार है, बिल्कुल नहीं। आपने एक ऐसे इशू को जो पेंडेंसी का रिलेटेड है, प्रोसीजरल इश्यूज हैं जिसको बहुत से और तरीके हैं, हमारी इतनी ज्यादा रिसर्च है इस पे कि आप किस तरह उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। आपने एक वार किया है आइन पे, अदलिया की आजादी पे। इस वक्त आपके मुताबिक एक सतही सा हल निकाला है उसका, ठीक है। इसके ऊपर नहीं, सतही नहीं है अलीना, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू पेंडेंसी का इशू। ये एक बिल्कुल आपने आड़ ली है पेंडेंसी की, आम ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स की, कुछ ऐसा करने के लिए जिसके क्लियरली या पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इस वक्त, या ये ऐसी चीज है जिसमें बिल्कुल सोचा भी नहीं गया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे अदालती निजाम में, जो एक हाइब्रिड लेकिन मोर और लेस कॉमन लॉ आपका नुक्ता आ गया। मैं चाहूंगी इसके ऊपर हम जवाब भी ले लें और बाकियों ये भी कहना कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो सू मोटो ले और प्राइसेस सेट करे और हुकूमती जो मामलात हैं उसमें इंटरफेयर करे, बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का यह हक। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के जिसके पास वही जुरिस्डिक्शन है 184 की 3 की, जिस पे आपको एतराज है, आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? अनलेस आपका मकसद ये है कि आप अपने पसंद के जजेस लगाएंगे और वो आपके पसंद के फैसले करेंगे, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। ये क्यों हमारी अदालतें पॉलिटिकल केसेस सुनती हैं, सेंसिटिव मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पर तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं रीमा, क्योंकि हम यहाँ पर तनकीद बरा इस्लाह करें, तो मुझे बिल्कुल मुख्तसरन एक चीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि आईनी अदालत के उस तरह से ढांचे पर किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। ये कहा जा रहा है उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो उसके कंटेंट्स है, उसके ऊपर देखा जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। क्या आप समझती हैं कि अगर उसकी पावर्स को थोड़ा सा रेगुलेट कर लिया जाए या मज़ीद वज़ा कर दिया जाए तो फिर बेहतरी आ सकती है, कि ऑल टुगेदर नहीं होनी चाहिए? एक हम जैसा सिस्टम पाकिस्तान में है, और ऑनेस्टली ये एक इस पे बहस प्लीज कर लें जो लोग कह रहे हैं जिनको बुनियादी ढांचे से कोई एग्री करते हैं सब, उससे उसका मकसद क्या है वो बता दें, ये क्या रिजॉल्व करेगा। हाई कोर्ट्स में कितने केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, आपने उनको भी नहीं छेड़ा। आपने हाई कोर्ट्स में जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार अभी भी हाई कोर्ट्स को है जहां ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। लोअर कोर्ट्स को आप इस वक्त नहीं छेड़े, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट की 60,000 पेंडेंसी के लिए पूरा अपना अदालती निजाम बदल दिया। हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, आपने सिविल लॉ सिस्टम से इसके ऊपर आगे जाके मजीद बहस करते हैं। ये क्योंकि डिबेटेबल पॉइंट है, इसके ऊपर आगे जाके कर लेते हैं। कभी कभी बिल्कुल टेक्निकल चीजों में फंस के आप एक लार्जर पिक्चर जो है उसको नहीं भूल सकते। सलीम साफी साहब, आप बताइएगा सर, क्या चीज़ें हैं इसमें जो बेहतर बनाई जा सकती हैं, ज़रूरी हैं, और फिर इत्तफाक राय से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, कानून को नहीं समझता, और इसमें कानूनी माहिरीन की बात ही ज़्यादा वक़्त रखती है। लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से जब अपने अदालती निज़ाम को देखता हूँ, मैंने स्कूल कॉलेज के दिनों में एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान शहीद की, पाकिस्तान 21वीं सदी की जानिब, और उसमें पहली मर्तबा मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र सुना था, और उस वक्त से मैं इस चीज़ का कायल हो गया था कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से हट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। तो मैं कॉलेज के ज़माने से डॉक्टर फ़ारूक ख़ान के जो दलाइल थे उसकी बुनियाद पे इसका कायल हो गया था, और दरमियान में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि वो मुझे अपनी राय पे नज़रसानी पे मजबूर करे। मुझे अगर उससे मजबूत दलाइल मिल जाते तो मैं अपनी राय से रुजू कर लेता। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी एक तरफ रख लें कि जिसमें तमाम पार्टियों का इनपुट शामिल है। इस वक्त जो पार्टियां मुज़ाकरात कर रही हैं उन सब पार्टियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तस्लीम कर लिया है। फिर
मैं एक और चीज़ जब आम आदमी की हैसियत से देखता हूँ, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि हमारी आला अदलिया का 90% टाइम वो सियासी केसेस में ज़ाया होता है और 10% टाइम भी वो आम आदमी के केसेस को नहीं मिलता, इसलिए पेंडेंसी भी जमा होती है। और फिर एक और चीज़, इस वक्त इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे हाई कोर्ट्स भी तकसीम हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम है, और इस तकसीम की बुनियादी वजह वो सियासी केसों की समाअत है। तो सियासी केसों की समाअत से अगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल केसेस को सुनने में थोड़ी सी रियायत से काम लेती और खामखा हर मामले को अपने तरफ ना लाती, तो फिर भी हम कह सकते थे कि चलो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही इख्तियार होना चाहिए। तो मैं तो ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए और जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है और पॉलिटिकल केसेस है वो उसके पास जाने चाहिए। हाँ, ये इंश्योर करा देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात पे कोई असर ना पड़े। सर, लेकिन रीमा ने अभी बोला कि इख्तियारात पर असर पड़ रहा है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को आपने डिफैम कर लिया। नहीं पड़ेगा साफी साहब, सॉरी अलीना, साफी साहब आप कह रहे हैं आप दलाइल से बहुत मुतासिर हुए, वो क्या दलाइल थे जब आपने कोई तहरीर जिसका आप हवाला दे रहे हैं? डॉक्टर फारूक खान की किताब है जी, उनकी क्या दलाइल थे? क्या सबसे बड़ी दलील तो यही थी कि हमारे अभी आप देखें कि कितने केसेस हमारे पास पेंडिंग हैं, जो पेंडेंसी का मसला है वो उसका अगर कोई और तरीका होगा वो आप जैसे आईनी माहिरीन को मालूम होगा। साफी साहब, अगर हम वी कैन हैव अ डिस्कशन इस पे, डोंट यू थिंक साफी साहब, अगर ये मसला है तो आप एक कोर्ट ऑफ अपील्स बना दें जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हो, वो सिर्फ अपील सुने और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अपना अभी जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वो बरकरार रहे। दूसरी बात देखिए, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब शायद जज बनने से पहले उन्होंने अमरीकी अदालतों की मिसाल दी थी, या शायद किसी फैसले में दी थी कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश होती है कि उनके पास पॉलिटिकल केसेस को न लाया जाए। अच्छा, खुद अतर मिनल्लाह साहब कितनी मरतबा अपील कर चुके हैं सियासतदानों से कि खुदा के लिए सियासी केसेस को हमारे पास ना लाएं। इसका मतलब ये है कि जो सेन वॉइसेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो खुद भी इस चीज को समझते हैं। अच्छा, फिर ये था, फिर एक और नुकसान उसका, काफी साहब, सॉरी एक एक करके कर लेते हैं। हाँ, जी, ये जो पॉइंट है, ये जो आपकी बात है, आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी वही जुरिस्डिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त है? 184(3) वही होता है ना, उसके 22 केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनती है, तो वही केसेस क्या गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं सुनेगा? ये सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर सकेगा ना। जो लोग जिनकी अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और वो लोग मर जाते हैं, वो मामला तो नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट कुछ साफी साहब, ये कैसे नहीं होगा? क्योंकि ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट की अभी भी जो पेंडेंसी है वो पॉलिटिकल 90% वाला फिगर कहाँ से आपको मिला? क्योंकि ये फैक्ट्स ये नहीं दिखाता कि 90% 184(3) के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास उन 60,000 पेंडिंग केसेस में। परसेंटेज आप बताएं कितनी परसेंटेज है पॉलिटिकल केसेस? बहुत स्मॉल परसेंटेज है 184(3) की, ज्यादातर अपील्स ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट कुछ 7-8 कंडीशंस दी हुई है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपील एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं जाती, आपको लीव टू अपील लेनी होती है। हाई कोर्ट के पास अपील एज अ मैटर ऑफ राइट जाती है। कोर्ट पे सबका एतमाद भी होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन इख्तियारात की वजह से डिस्प्यूटेड भी हो गया। आप देखें कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया गया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात अपने हाथ पे लेने शुरू कर दिए, पार्लियामेंट के इख्तियारात अपने हाथ पे लेने शुरू कर दिए। उसके बाद साकिब निसार साहब वो कभी डैम बना रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, वो इन इख्तियारात पॉलिटिकल केसेस की वजह से। आप बाकी जजेस को देखें, इस वक्त भी आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर ये केसेस जाते हैं तो फिर वो हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पॉलिटिसाइज हो जाएगी, क्योंकि इख्तियार तो वही है ना साफी साहब। अगर आप सबसे सुप्रीम बॉडी है वो तो मुतनाज़ा नहीं होगी ना, वो तो आम आदमी को इंसाफ दे सकेगी ना। सबसे सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है हमने, ये जो प्रपोजल्स हैं उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सबसे आपकी आला तरीन अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट तो नीचे रहेगी।
मैंने उसके शुरू में अपनी उस जनरल गुफ्तगू के शुरू में मैंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे असर नहीं पड़ना चाहिए, उसको सुप्रीम रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, बट ये दोनों चीजें इकट्ठा कैसे होंगी? क्योंकि अगर आपने आइन की इंटरप्रिटेशन, जो आपकी मुख्तलिफ प्रोविंसेस है उनके बीच में अगर कोई इशू आता है, उसकी वजाहत, आइन की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रह जाएगा? मतलब ये सिर्फ अपील चलेगा ये? हाँ, फिर तो ऑब्वियसली मातहत हो जाएगी, इस तक महदूद होगी। दूसरा, आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें जी शोहरत के जजेस, सुप्रीम कोर्ट ही के जजेस उधर बैठे होंगे, या आप अगर नहीं बैठे होंगे तो बिठाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या सर्विंग या रिटायर्ड अच्छी शोहरत के और दूसरी महारत के। कल उश्तर साहब ने एक बात की थी कि ये मामलात इतने टेक्निकल हो चुके हैं, जिस तरह हम अब जर्नलिस्ट हो के भी अदालती उमूर पे रीमा की तरह बहस नहीं कर सकते, ना उसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर खुद अदालती मामलात भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। आप देखिए वो कला में ये तकसीम है कि ये क्रिमिनल केसेस का स्पेशलिस्ट है, ये सियासी केसेस का स्पेशलिस्ट है, ये फलां केसेस का स्पेशलिस्ट। तो उस अदालत में जो जजेस आएंगे वो कम से कम सियासी और आईनी उमूर के स्पेशलिस्ट तो हो जाएंगे ना। ये तो हमने कल भी बात की थी कि ये बेहतर बनाया जा सकता है, बट अभी भी इख्तलाफ है बुनियादी ढांचे के ऊपर ही कि आया आईनी कोर्ट्स होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इरशाद भट्टी साहब का भी जानते हैं राय क्या है और मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे। हुकूमती अदालती पैकेज पर हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर बेहतरी लाई जा सकती है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है, ईद मिलादुन्नबी मुबारक सबको। अल्लाह ताला हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सवाल से पहले मैडम शेख, आपका एक फ़िक्रा मुझे ज़हन से निकल ही नहीं रहा कि कल रात भी बिलावल भुट्टो गए मौलाना साहब के पास और फिर सेकंड के 60वें हिस्से में आपने फरमाया खुद से, यानी अगर मैं इसको सही तरह से पढ़ सुन सका हूं तो बिलावल भुट्टो गए और खुद गए। अच्छा, यानी ये भी हो सकता था कि बिलावल भुट्टो जाते मगर खुद ना जाते। चलो ठीक है, सर वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। हाँ, अब मैडम शेख सवाल ये है कि कौन सी तरमीम बेहतर या ज़रूरी हैं और इन पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सकता है। मैडम शेख, मेरा ख्याल है पहले ये इत्तफाक राय पैदा किया जाए कि आईनी तरमीम ज़रूरी भी हैं या नहीं, इस वक्त ज़रूरत भी है या नहीं है। फिर अगला मरहला आएगा कि कौन सी तरमीम की ज़रूरत है, फिर अगला मरहला आएगा कि उन तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए। मैडम शेख, ये पहली बात, इस हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है जो जमहूरियत के दावे आप सारे लोग करते हैं। मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, लेकिन इस जमहूरियत में इस पार्लियामेंट को ये हक ही हासिल नहीं है क्योंकि इसका मैंडेट मशकूक है। और 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा, 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा, ये कहना छोड़ दे खुदा के लिए, ना लोगों को गुमराह किया करे। कौन सी 24 करोड़ की ये नुमाइंदा है? और पार्लियामेंट का हक है आइन साइजी, आइन तबाह करना हक नहीं है पार्लियामेंट का। डॉक्टर का हक है, जैसे पहले भी बताया था, कि इलाज करना, मरीज मारना नहीं है डॉक्टर का हक। वकील का हक है उसका मुद्दई का केस, अपने मुवक्किल का केस लड़ना, दूसरे के साथ मिल जाना नहीं है। दूध वाले का हक है खालिस दूध देना, तेजाब वाला दूध देना नहीं है। दूसरी बात मैडम शेख, अगर ये पार्लियामेंट आप समझते हैं, अगर जमहूरियत समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो वाई नॉट डिबेट? डिबेट क्यों नहीं हुई? हुकूमती एमएनएस को नहीं पता, हुकूमती सेनेटर्स को नहीं पता, हुकूमती इत्तेहादियों को नहीं पता, वुज़रा को नहीं पता क्या तरमीम होने वाली है। कौन सा इस मुल्क का इतना खुफिया काम हो रहा है कि ये आप सामने ला रहे? मौलाना साहब हर एक को छेड़ते रहे, जो भी आता रहा, कि तरमीम हो कौन सी रही है। मतलब मौलाना साहब को नहीं पता था और आखिरी वक्त तक नहीं पता था। तीसरी बात, पहला मरहला क्या था? चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है वो 3 साल कर दी जाए, इस पर रोला पड़ा, चीजें अगेंस्ट आई। दूसरा मरहला क्या हुआ कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए, सबका भला, हमारा मकसद भी पूरा। अच्छा। इस पर भी चीजें पड़ी। तीसरा मरहला क्या आया
एक शोशा छोड़ा गया इस मुल्क में। अचानक अवाम, वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ ने देखा कि साइलिन जो है ना फाइलें लेकर कंधों पर डालकर और हर कोई कही जा रहा है एक और अदालत होंदी तो साडा मसला हल हो जाता। शहबाज शरीफ साहब ने अचानक शहबाज शरीफ साहब ने सुना कि भाई ये तो एक और अदालत होंदी ना तो रोला बड़ा कम ठीक हो जाना सी। अचानक इनको कहीं शहबाज शरीफ साहब ने डायरी अलमारी खोली, उसमें मिसाके जमहूरियत ठक करके नीचे गिर गया कि 2006 में भी हमने ये प्रॉमिस किया हुआ था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाकर सारे आईनी, सारे सियासी, सारी अपीलें, सारी नजरसानियां काजी साहब और उनकी अदालत देखे सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल, फौजदारी और छोटे मोटे केस करती रहे और बैठी रहे आराम सुकून के साथ। यानी ये कोई इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं एक और अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और जो हुकूमत, जो सियासतदान हमारा सेशन जज नहीं लगा सकता, उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि वो जज लगाए भी, उन पर मॉनिटरिंग भी करे, ऊपर जज की प्रमोशन भी करे, चीफ जस्टिस भी लगाए। और फिर अच्छा मैडम शेख, ये एक ख्वाहिश और भी है और जो अंदर से जा ही नहीं रही, जज भी हम लगाएं, जज को चीफ जस्टिस भी हम बनाएं, जज की मॉनिटरिंग भी हम करें। ये मैडम शेख सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है इस वक्त, ये सिर्फ अपोजिशन का नहीं है, ये सिर्फ मौलाना साहब या बिलावल भुट्टो का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम का मसला है। तमाशा ना बनाए इस मुल्क को, ख्वाहिशें बदले। फिक्रा जरा गौर कीजिएगा मैडम शेख, ख्वाहिशें बदले, आइन ना बदलें। अपने एजेंडों में तरमीम करें, आइन में तरमीम ना करें। और जब और खुदा के लिए ये इस आज़ाद अदलिया अगर ये आज़ाद होना चाहती है तो इसको आज़ाद होने दें, और ये जो आप वाया भटिंडा आकर इसको कैद करना चाहते हैं वो कैद ना करें। फ़खर दुरानी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे भट्टी साहब को? वो तो बिल्कुल ही सिरे से कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेशन है इसका मकसद ही नहीं सही। देखिए अलीना, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये अदालत सिर्फ और सिर्फ बनाई इसलिए जा रही है कि शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा को है, उन्होंने वो करना है, अकोमोडेट करना है हुकूमत ने, क्योंकि जो बाकी जमातें हैं वो इनको एक्सटेंशन नहीं दे रही जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसमें। तो देखें, जो काजी फायज़ ईसा का पूरा आप वो देख रहे हैं, उनका जो टेन्योर बतौर चीफ जस्टिस भी या उससे पहले जज के तौर के ऊपर भी हमेशा उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है, चाहे वो अपने अख्तियारात सरेंडर करने के या डिवॉल्व करके नीचे जो है वो अपने जजेस को देने के हवाले से। ये एक काजी फायज़ ईसा के खिलाफ हमेशा से ही इस तरह का प्रोपेगेंडा वो किया जा रहा है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें एक तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी, अच्छा। हर सूबे से 2, जिस तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है कि वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। और जहाँ तक ये आइनी मामलात के हवाले से और ये एक कोर्ट के ऊपर कोर्ट, भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट होगी, इसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी वो सुप्रीम एपलेट जो एक फोरम के तौर के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जब ये आईनी अदालत बन जाएगी, फेडरल शरीयत ये जो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बना जाएगी, ये अगर बन जाएगी तो क्या रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, जरा ये बताइएगा। देखिए मुकदमात इस टाइम ये जो पहले साफ़ी साहब ने भी कहा कि 90% वो जो कह रहे थे वो 90% जो टाइम है ये हमेशा से आप देख लें हमारे पिछले रिसेंट हिस्ट्री का, वो 90% टाइम जो अदालतों का है वो इस तरह के सियासी मुकदमात के ऊपर ही ज़ाया हो जाता है। वो 1-2% है, 3% है। आप पूरा देखें 65,000 या 50,000 से ऊपर मुकदमे कितने सियासी हैं। और पहले आपको कहा था कि 100 मैटर मोटिव से आपको यानी आज को नोटिस से आपको प्रॉब्लम है, रीसेंट नंबर के मुताबिक 54,000 रुकनी कमेटी रहती है, तीन रुकनी कमेटी लेती है। अब तो वो मसला ही नहीं रह गया। तो अब आप एक ऊपर अदालत बनाकर काजी साहब को ऊपर लगाकर बंदे ऊपर बिठाकर क्यों करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ खिलवाड़? फखर साहब जवाब देना चाहेंगे? आइन तबाह ना करें खुदा के लिए। आइन तो आप दावे करते हैं सुप्रीम। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, जवाब देना चाहेंगे? आइन बोलने दिया करें, पॉइंट मुझे पता है आ गया, लेकिन आइन अगर सही है ना सर, प्लीज अगले को भी जवाब देने दिया करें ना सर। आपकी फखर है ना, उनको जवाब देने दें। कितने सुने हैं मैडम शेख? फखर घंटा गुफ्तगू कोई करता है तो मैं सुनता हूं। भट्टी साहब प्लीज, भट्टी साहब आप आइन को सुप्रीम कहते हैं, पार्लियामेंट
आइन को की बात नहीं मानते, आइन का उलिया बिगाड़ते हैं, पार्लियामेंट को आप इस तरह करते हैं, क्या करना चाहते हैं यार? भट्टी साहब इसमें एक दो बातें जो इन्होंने की कि एक जो पार्लियामेंटेरियन है या जो सियासतदान है उसके पास सेशन जज अपॉइंट करने के इख्तियारात नहीं होते और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके वो कर रहे हैं। आइन बनाना जो है वो इन पार्लियामेंटेरियन सी बात है कि ये जो आईनी पैकेज आया। भट्टी साहब जवाब सुन लेना पूरा, फिर आपके पास आती हूँ मैं, आप जवाब तो सुन लेना पूरा, बात 1 मिनट करने दे भट्टी साहब। में कोई भी एक ऐसा बंदा भट्टी साहब आप 1 मिनट अगले की बात सुन लें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। पूरी बात कंप्लीट नहीं होती है, हम सुन ही नहीं पा रहे हैं उनको। 1 सेकंड दे दें फ़खर, बात कंप्लीट करें प्लीज़, और मुख्तसर रखिएगा बहुत। कोई एक बंदा भी बता सकता है कि ये आईनी पैकेज खलूसनियत से आया? सिंपल सा सवाल। इंटेंशंस वाली बात देखें, ये भट्टी साहब पता नहीं एक हाइपोथेटिकल जो है वो इस तरह के वो करते हैं। इंटेंशंस की बात की है, जो एक पार्लियामेंट की एक सवाबदीद है या अख्तियारात हैं, वो आइन साजी है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से ऑलरेडी तरीक़ाकार उसमें उसका रोल है पार्लियामेंट का। तो ये जो भट्टी साहब बार बार पार्लियामेंट को जो है अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरह का, और इंटेंशन के हवाले से कर रहा हूँ, ये खुद आपको अंडरमाइन कर रहे हैं। कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं सर? वैसे माजरत के साथ कहना पड़ता है फ़खर साहब, जो इतवार के रोज हुआ वो बहुत कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती तो नहीं करवाई इन पार्लियामेंटेरियंस ने भी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। इतवार को ये जो एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि आधी रात को ये इस तरह की कानून साजी या आइन साजी के लिए, देखें हमेशा से ये इस तरह होता है जब कोई इंपॉर्टेंट वो लेजिस्लेशन होती है। ये जरूरी नहीं होता पार्लियामेंट के ऊपर कि वो 9 to 5 ही चले, सुबह 9 बजे असम्बली खुले और शाम 5 बजे बंद हो जाए। ये पार्लियामेंटियंस की वो है हमेशा से। माजरत के साथ मामला ये नहीं है 12 बजे और 1 बजे। सर माजरत के साथ सर मामला टाइमिंग्स का नहीं है, ख्याल के माजरत के साथ मामला टाइमिंग्स का नहीं है सर। रात को 1 बजे इजलास बुलाते करते, पहले लेजिस्लेशन लाते, सबको दिखाते, बहस होती, इतनी बड़ी आईनी तरमीम थी, उसके बाद आप जब मर्जी इजलास बुला लेते कर लेते, उसके ऊपर कोई कबाहत नहीं थी। आई थिंक किसी को कोई एतराज ना होता, लेकिन तरीकाकार तो सही होता। अच्छा, इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक और चीज यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट, 2-2 जी फ़खर 1 मिनट पॉइंट लेने फ़खर है जी। अलीना, जब ये लेजिस्लेशन हमेशा से इस तरह ही होता है, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी बिल हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, उसके ड्राफ्ट्स भी इसी तरह 2-2, 3-3 तैयार किए जाते हैं। चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपना अपना एक नजरिया होता है, वो उसके मुताबिक वो किया जाता है। सर आपकी राय का एहतराम, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि ड्राफ्ट तैयार तो किया जाता है। यहाँ पर तो वज़रा खुद कह रहे थे हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं है, यहाँ पर किसी के पास कुछ था ही नहीं जिसके ऊपर बहस करे। अच्छा, मैं नुक्ते को थोड़ा सा नुक्ते को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक और पहलू है जिसके ऊपर बात मैं इस हवाले से जी फ़खर। मिनिस्ट्री देखें, हुकूमत ने जब ये अप्रैल में लॉ मिनिस्टर ने ये इस हवाले से अनाउंस किया था, उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आ गई। उसके बाद ये फैसला किया गया था कि इसको सीक्रेट रखना है, क्योंकि इस पे पहले भी हमने जब ये रिवील किया था जुडिशल पैकेज के हवाले से, तो उसके जो हमने वो देखा जो नताइज निकले थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले थे। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको पब्लिक नहीं करना और ना ही मीडिया के ऊपर इस तरह लाना है। मैं इस हवाले से मुख्तलिफ जो है लॉ मिनिस्ट्री से, भट्टी साहब मेरी बात पूरी करने दें। उसके बाद देखें, लॉ मिनिस्ट्री में जब ये ड्राफ्ट तैयार होता रहा, इस हवाले से मैं अक्सर इस पे जो है वो रिपोर्ट भी करता रहा कि जो लॉ मिनिस्ट्री है इसके हवाले से काम कर रही है, लेकिन फैसला यही किया गया था कि ये मीडिया के ऊपर, अब ये जरूरी नहीं होता कि मीडिया के ऊपर, हाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ शेयर करना या डिबेट करना। डिबेट तब होती है जब ये कोई बिल टेबल हो जाता है, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आते हैं, अपना जो है वो सारा इनपुट भी आती है। जब ये टेबल हो गया होता और उसके हुकूमत उसके ऊपर डिबेट ना करवाती और यकायक इसको अप्रूव करवा लेती, वो एक और बात थी। मीडिया के ऊपर अगर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी आईनी तरमीम के हवाले से पहले उस पर डिबेट की जाए, मीडिया की अप्रूवल ली जाए, उसके बाद जो है हुकूमत करे या पार्लियामेंट, तो वो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त बात नहीं है। वैसे कबाहत इसमें क्या है? ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट फ़खर, वो आगे, लेकिन इसमें कबाहत क्या है? अगर डिबेट हो जाती तो डर किस बात का है? रीमा उमर साहिबा, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, साथ एक सवाल भी ले लीजिएगा। कल एक बड़ी मायूब चीज हुई। बिल्कुल। अच्छा चले, पहले पॉइंट अपना बताइए। ओके अलीना, देखिए हम सब ने विटनेस किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या अपनाया गया है। इस पे फ़खर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बात की, आप 18वीं 21वीं तरमीम में उनका ओपिनियन पढ़ें। उन्होंने कहा है कि इस तरह खुफिया तरह से डिलिबरेशंस के बगैर
पब्लिक को इन्वॉल्व किए बगैर अगर आप इस तरह की कानून साजी करते हैं, ये जमहूरियत की नफी है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओपिनियन है। उन्होंने ये कहा है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो आइन में पार्लियामेंट में बैठते हैं वो पूरे आइन का निजाम नहीं बदल सकते। वी द पीपल, द विल ऑफ द पीपल का मतलब है आपने उन्हें मजीद पार्टिसिपेशन का मौका देना है, वो जिस तरह भी आप दें। ये कहना कि आइन की अमेंडमेंट्स इसी तरह आती हैं, कानून साजी ऐसे ही होती है, दिस इज नॉट करेक्ट। आप 18वीं तरमीम जिसमें इस तरह का फार रीचिंग अमेंडमेंट्स की गई थी, उसमें देखिए उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाया गया था। वो एक पॉजिटिव अफर्मेटिव तरीका था जिसमें आपने सबको साथ लेके आप चले। पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व थी, पार्टिसिपेट उन्होंने किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया क्रॉस द बोर्ड। वो एक होता है वाइब्रेंट तरीका, एक जमहूरी तरीका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का। ये नहीं होता कि हुकूमत आके बात कर रही है कि हम रूल्स को भी सस्पेंड करेंगे, हमारा प्रेरोगेटिव है, हम एक ही दिन में सेनेट और नेशनल असेंबली को भी बुलाएंगे, एक ही दिन में हम प्रेसिडेंट से असेंट भी लेके दिखाएंगे, क्योंकि ये हमने रिड्यूस कर दिया है जमहूरियत को इस मुल्क में। तो बिल्कुल सही कहा पहले भट्टी साहब ने भी और आपने भी कि ये पार्लियामेंट का ही रवैया है जिसने जमहूरियत को और पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया है, और इस पे नजरसानी की जरूरत है कि ये रिपीट ना हो। दूसरी बात अलीना, फैक्चुअली ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट वही है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पैरेलल चलेगी, ये प्रपोजल्स में भी नहीं है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजमेंट्स होंगी वो सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम होगा कि उसको फॉलो करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये लाजिम, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे बाउंड नहीं होगी। ये एक क्लियर हायरार्की है। आपने सुप्रीम कोर्ट की वो सारी पावर्स जो उसको मजबूत बनाती हैं उसको वो आपने खत्म करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डाल दी। शुरू में उनकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की आप खुद करेंगे, चीफ जस्टिस मजीद जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। इसके पीछे जो डिजाइन है साफ नजर आता है कि पेंडेंसी को एक्सक्यूज बना के आप एक आजाद अदालत पे हमला कर रहे हैं। इस पे मेरी नजर में देयर इज नो डाउट। 2006 में आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुझे एक चीज जरूर बता दीजिएगा रीमा, दैट्स फाइन, लेकिन इस वक्त हमने जब इस प्रपोजल को कंसीडर करना है इस कॉन्टेक्स्ट में करना है जिसमें हम आज एग्जिस्ट करते हैं। रीमा मुझे एक चीज बता दीजिएगा, 1920s में इज समथिंग वेरी डिफरेंट कंपेयर टू पाकिस्तान जो एक कॉमन लॉ सिस्टम है, जिसमें 2024 में जहां ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है, ह्यूमन राइट्स केसेस सुनने की पावर है, वहां आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ला रहे हैं। दीज आर फैक्चुअल मैटर्स अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसी तरह की बातें हम करते हैं टीवी पे एक बयानिया बनाने के लिए कि 90% केसेस जो हैं वो आप पॉलिटिकल केसेस अदालतें सुन रही हैं। ऐसा नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। ज्यादा पेंडेंसी आपकी हाई कोर्ट्स में है, वहां पे आपने अभी उनके पास तो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। अच्छा, क्या होगा मुझे बताएं रीमा, मुझे एक चीज बता दें, आपकी तजवीज क्या, वहां क्या होगा रीमा मुझे एक चीज बता दीजिएगा, आपकी तजवीज क्या हो सकती है, क्या इसके मुतबादिल क्या हो सकता था? मंसूर अली शाह ने, देखिए कोई भी मसला होता है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्यों पाकिस्तान में पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है। हम हाई कोर्ट्स को रहने देते हैं, लोअर कोर्ट्स को रहने देते हैं, इवन दो ये इंटर रिलेटेड मामला हैं। अगर आप इस पे रिसर्च देखें, बहुत सी रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है, भारत में भी हुई है। उसमें इशू है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि अपील सुप्रीम कोर्ट को सुनने चाहिए वो उससे ज्यादा अपील सुनती है। तो उनको बेहतर एक सिस्टम अडॉप्ट करने की जरूरत है कि जो अपील्स उनके सामने आती हैं वो उसको जो लीव टू अपील ज्यादा डिसर्निंग तरह से दे, और ये जो तरह से दे। और दूसरा मामला है कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिसाइज हो जाना, अपनी फुल उसका क्या करें? दूसरा मसला है सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल वैकेंसी पे चले। तीसरा इशू है, और ये सुप्रीम कोर्ट में खुद इंट्रोस्पेक्शन है, अब हमारे जो फ्यूचर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो अक्टूबर में इंशाल्लाह अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका बहुत काम है लाहौर हाई कोर्ट में केस मैनेजमेंट पे। वो अब भी कहते हैं हम 184(3) की जुरिस्डिक्शन को महदूद तरह से इस्तेमाल करेंगे। अभी भी आप देखें जो केसेस 184(3) के कितने हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले एक साल में लिए हैं। एक चीज मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम डिबेट कर रहे थे, साफी साहब और फखर जो नुक्ते उठा रहे थे, उनमें से एक नुक्ता या सवाल उठ के आता है, हाल ही में बहुत से पॉलिटिकल केसेस या उस नौयत के केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो जजेस से मुतल्लिक तासुर आने लग गया या उनके पॉलिटिसाइज होने का तासुर आने लग गया। उस चीज़ को फिर मौजूदा सिस्टम के अंदर किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है, उसके ऊपर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? अलीना, जहां भी आपकी अदालत, और ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है, अब ये गलत बात है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का हर जज पॉलिटिसाइज्ड है, वो अपनी लीनिंग्स, पॉलिटिकल लीनिंग्स अपने शोल्डर्स पे पहनते हैं, मतलब वो ऑब्वियस होती है।
ये कहना कि अमेरिका में नहीं है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का हर जज पॉलिटिसाइज, जहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट या आपकी किसी भी अदालत के पास इख्तियार होगा, जहां पे वो जो पावर्स हैं आपकी, चाहे वो मुख्तलिफ इदारों की है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ला सकेगा, वहां पे वो मुतनाज़ा होंगे। इसको आप अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं। सुओ मोटो एक था, 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो अदालत खुद गाइडलाइंस बना रही है उसको रेगुलेट करने के लिए, वो दूसरा है। तीसरा, हमें हमारे पॉलिटिकल कल्चर को भी बदलना है कि लोग क्यों कोर्ट्स में जाते हैं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्यों वो पार्लियामान की तरफ नहीं आते, क्यों मजीद हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मजीद क्यों नहीं इस तरह के फोरम्स बनाते जहां मसाइल का हल हो सके। लोग अदालत पे एक वजह, ये पॉलिटिकल वजह है जो लोग अदालतों की तरफ जाते हैं, उसको हल किए बगैर आप अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, उसके बाद आप कोई और कोर्ट बना दें, उसके बाद आप कोई और, ये लेकिन ये हल नहीं है, इसका मजीद गुंजलक करता जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा, आई थिंक साफी साहब या फखर भी कुछ ऐड करना चाहेंगे। जी जी, सिर्फ एक लास्ट नुक्ता, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी इसी तरह के केसेस सुनेगी, किसी एक पार्टी को पसंद नहीं आएगा और फिर एग्जैक्टली फिर वही हो जाएगा जो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में तासुर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी पॉलिटिसाइज हो गई। ये उसका फैसला देखिए। रीमा, आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट साफी साहब या फखर कोई कुछ है? साफी साहब। अलीना, मैं अर्ज करूं कुछ? सर एक तो देखिए, जब हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक साथ उस पर डिबेट शुरू कर लेते हैं तो उससे खलते महफूज हो जाता है। पहली बात तो ये है कि कल भी मैंने अपनी ये राय दी थी और आज भी ये दे रहा हूँ। एक है आपका इस वक्त हुकूमती रवैये के बारे में राय। हुकूमती रवैया बिल्कुल गलत है, उसका तरीका बिल्कुल गलत है, वो उसको छुपा के रखना बिल्कुल गलत था। इस पे कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि इस पे हम डिबेट होनी चाहिए थी, पहले इसको पब्लिक स्फेयर में लाना चाहिए था, उसके बाद इसको कानूनी मुसवदे की शक्ल देनी चाहिए थी। उस पे तो हम सबका इत्तेफाक है। दूसरा, मैंने जो अमरीकी जजेस की बात की, देखिए एक तो हम ये तस्लीम करते हैं कि हम लॉ को नहीं समझते। मैंने वो मिसाल दी कि वो पॉलिटिकल केसेस को सुनने से गुरेज करते हैं, ये नहीं कहा था कि वो पॉलिटिकल केसेस सुनते ही नहीं है। गालिबन उस जज का, मुझे रीमा करेक्ट करे, स्टीफन ब्रायर गालिबन नाम है कोई इस तरह का, उन्होंने किताब लिखी है और उसमें उन्होंने सियासतदानों से कहा है कि आप अपने गंदे कपड़े हमारे पास धोने के लिए ना लाया करें। मैंने उसकी बात की थी, ये नहीं कहा था कि उनकी सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस को सुन ही नहीं सकती या सुनती नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखें जो खुफिया रखने के हवाले से है, देखिए पॉलिटिकल डिबेट जो है वो एक मैं भी समझता हूँ कि होनी चाहिए। 18वीं तरमीम में जो हुआ, एक कमेटी बनी हुई थी, स्पेशल कमेटी थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन हम सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं कि पार्लियामेंट है या जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको खुफिया क्यों रख रहे हैं। जिस दिन ये आइनी तरमीम के हवाले से इजलास बुलाया गया था, उस शाम को जो एक हुआ, एक वजाहत आई है, उससे तो ये हुकूमत का वो जो एक इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि वो क्यों इसको खुफिया रख रहे हैं, वो वाजे हो गया था कि जो अदलिया की तरफ से एक वजाहत दी गई उसी दिन, वो भी छुट्टी वाले दिन एक वजाहत आई थी, तो उससे तो फिर ये जो एक हुकूमत की तरफ से इंप्रेशन था कि ये फिर अगर कोई इस तरह की आइनी तरमीम के हवाले से हो तो उसको प्रीएम्प्ट ना कर लिया जाए। वही हुआ, वो प्रीएम्प्ट किया गया और उसके बाद जो एक वो नतीजा भी सामने आया। तो ये भी हमें देखना होगा। जहाँ तक ये डिबेट के हवाले से बिल्कुल होनी चाहिए, जो स्पेशल एक कमेटी बनाई गई थी उसमें इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, वो भी जो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन ये तो अभी बिल टेबल ही नहीं हुआ, उसके ऊपर एक प्रपोज वो थी, अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन हो रही थी, वो अगर ये पेश हो गई होती, अप्रूव हो गई होती, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से एक गलत वो किया गया है। लेकिन जो एक हुकूमत की तरफ से भी माजरत फखर, तो संडे को क्यों इजलास बुलाया गया था? फिर सारे एमएनएस को वहां पे बुलाना, रखना, करना, मतलब वो सब क्या था फिर? अलीना देखिए, उस दिन तो फिर कोर्ट की तरफ से भी कोर्ट भी देखिए उस दिन तो फिर अदालत की भी छुट्टी थी, जो एक वजाहत आ गई थी उनकी तरफ से, और उसके बाद ये जो आईनी तरमीम का एक मामला था, तो ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि ये रेज ही नहीं होता कि सैटरडे या संडे को क्यों अदालत को वो किया गया था। फिर तो ये दूसरी साइड से भी वो करना चाहिए कि उसी दिन क्यों ये एक वजाहत दी गई। 53 दिन गुजर गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से रेफरेंस दायर किए हुए। उस वजाहत के ऊपर फिर एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी एक कोई
खत लिखा है, ये ज़रा जल्दी से रीमा से समझ लेते हैं और फिर हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। कल वो एक डिप्टी रजिस्ट्रार का उसके ऊपर खत भी आ गया है, उन्होंने भी पूछा है ये क्या हुआ है, क्यों वजाहत आई है जबकि कोई नोटिस नहीं जारी हुए थे। मामला क्या है रीमा? अलीना, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में कोई इशू नहीं था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कोई ना ही पार्लियामेंट संडे या सैटरडे को पार्लियामेंट के सेशंस होने में कोई इशू है, ठीक है। हम लोग ये एक अनफेयर बात है कि हम सब ने जो देखा है हम उसको झुटलाएं। ये डिजाइन नहीं था हुकूमत का कि इस वक्त 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ना हो। हुकूमत चाहती थी, उस पे सब एफर्ट्स हो रहे थे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बयानात सुन रहे थे। ये अनएक्सपेक्टेड उनके लिए एक चीज थी कि उनके वोट्स पूरे नहीं हुए और उन्हें ये जो ड्राफ्ट है ये सामने आ गया। ये हुकूमत ने हम पे कोई फेवर नहीं किया, बहुत चांसेस थे इस बात के कि ये अमेंडमेंट पास हो जानी थी। फर्स्टली ये डिजाइन नहीं था, बट थैंकफुली अब हम डिबेट कर रहे हैं, शायद कोई मजीद बेहतरी आ सके। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ये जो क्लैरिफिकेशन थी, इसमें जो एतराज है मुझे नहीं समझ आ रही कि प्रोसीजरली उसमें क्या मसला है। ये कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं थी जो अदालत फिर से सुन रही थी, ये क्लैरिफिकेशन अगेन ये पहला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें कहा गया था कि अगर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो आप 8 जो जजेस हैं उनके पास आ सकते हैं, वो उस पर वजाहत करेंगे। उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ये 8 जजेस के पास क्यों उन्होंने ये स्पेसिफाई किया फोरम कि हमारे पास आए क्लैरिफिकेशंस के लिए। वो इलेक्शन कमीशन गई और उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। इसमें क्या इशू है मुझे नहीं समझ आती, ये क्या दिखाती है बात। और उसमें यही कहा गया कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये ऑर्डर में भी था। 2 एतराज उठाए जा रहे हैं। प्रोड्यूस किया, एक एतराज़ ये उठाया जा रहा है टाइमिंग के ऊपर, दूसरा एतराज़ उठाया जा रहा है कि जब कोई दरखास्त लगी नहीं थी या नोटिस नहीं था या कुछ भी नहीं था तो फिर कहाँ से आ गया। और ये एतराज़ डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हैं। जी, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार का मुझे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं नजर आया, ये क्या पब्लिकली अवेलेबल, मुझे इसकी अथॉरिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल है और ये किस अथॉरिटी से डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ये इशू किया, इस पे मेरे ज्यादा सवाल इस पे बनता है, सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन पे नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को ही रिप्रोड्यूस एक तरह से किया है कि अगर कोई अपने डिक्लेरेशन दे देता है पार्टी एफिलिएशन का और पार्टी भी उसको कबूल कर लेती है तो तब से दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट पार्टी। ये उनके ऑर्डर में भी था, वो उन्होंने बाद में कह दिया और बिल्कुल दुरुस्त बात है। इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या सवाल है, उसका जवाब वाजे है शॉर्ट ऑर्डर में भी और वाजे है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के किन पार्टी होल्डर्स के साथ एंगेज करता है। तो ये कहना कि कोई है ही नहीं जो सर्टिफिकेट दे सके, इसमें कोई सेंस नहीं बनती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही क्लैरिफाई किया। टाइमिंग इट्स एनीबॉडीज गेस। अगर उन्होंने ये प्रीएम्प्ट करने के लिए किया कि पीटीआई के स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंस के जो वोट्स हैं वो काउंट कर लेंगे या नहीं करेंगे, मे बी, इस पे कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अदालत ने अपनी कोई ज्यूरिस्डिक्शन से, अपने इख्तियारात से कुछ ट्रांसग्रेस नहीं किया मेरे ओपिनियन में। माजरत के साथ हम बात तो मजीद करना चाहते थे, आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज वक्त इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।